Good morning students. Now we will take the topic refraction at a spherical surfaces. Okay, इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा. First of all, consider we have a बाउंड्री लाइन. जस्ट यू कैन सी दिस इज द बाउंड्री लाइन. बाउंड्री लाइन किस किस के बीच में? एक मीडियम है n1 और दूसरा मीडियम है n2. इन दोनों मीडियम के बीच की एक बाउंड्री लाइन है. ठीक है ना. अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस पे फॉल हो रही है. तो हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन जब भी लाइट किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वहाँ पे लाइट की बेंडिंग होती है. क्लियर है ना. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दिस इज द मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दिस इज द अनदर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस इंटरफेरेंस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा. क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. तो अब रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाइट रे ड्रॉ करनी पड़ेगी, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में मालूम होना चाहिए. चलो ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जैसे ही लाइट रे यहाँ पे फॉल होगी तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट से रिफ्रैक्टेड रे को ट्रेस करना है. और रिफ्रैक्टेड रे को ट्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ओके, दिस इज द कर्व पार्ट, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा. सपोज दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है. ओके, तो जैसे ही सेंटर पे, जैसे ही सेंटर से हम इस पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल. अब इस नॉर्मल से बनने वाली लाइन यानी ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंस एंगल. अब लाइट रे क्या होगी? यहां से बेंड होगी. हमें मालूम है कि लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है? वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है. एक्चुअली में होना क्या चाहिए था? अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे इस तरीके से स्ट्रेट निकलती. बट मीडियम चेंज हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है? रेयर टू डेंसर. तो ये लाइट रे स्ट्रेट न जाके नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. ये रही नॉर्मल वाली लाइन, तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, बेंड होके वहां चले गई. ओके, अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. ओके, फॉर्मूला मतलब हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करना है जो रिलेशन हमें ये बताया कि n1 और n2 की चेंज करने से कितनी बेंडिंग होगी या फिर जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है. तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया. n1 मीडियम, n2 मीडियम, बाउंड्री लाइन जिसमें यहाँ पे ये n1 मीडियम और n2 मीडियम को अलग अलग कर रहा है. ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो दिस इज द कर्व पाथ. नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज जहाँ बनेगी या फिर फाइनल रे जहाँ हिट करेगी. दिस इज द इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. इस कर्व का जो सेंटर है वो c से डिनोट करेंगे और इसका जो रेडियस होगा उसको हम r से डिनोट करेंगे. ओके, नाउ आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमें यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे. ट्राइंगल ओ एन एम, ट्राइंगल एन एम सी, ट्राइंगल एन एम एंड आई. इन तीनों ट्राइंगल को फॉलो करते हुए जैसे हम पहले बात करें इन ट्राइंगल ओ एन एंड एम. ओके, यहाँ से अगर हम tan ऑफ, सपोज करो इस एंगल की बात कर रहे हैं, tan एंगल एन ओ एम कैलकुलेट करें तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका? एम एन, और बेस क्या हो जाएगा इसका? ओ एम. सिमिलरली अगर हम tan फाइंड आउट करें किसका? एंगल एन सी एम का, एंगल एन सी एम का अगर हम tan फाइंड आउट करते हैं सो इट विल बी अगेन परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर आपका एम एन है और बेस क्या हो जाएगा आपका? एम सी. नाउ सिमिलरली अगर हम तीसरे ट्राइंगल का tan यानी इस एंगल का एन आई एम, एन आई एम, इसको फाइंड आउट करते तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? अगेन एम एन, और बेस क्या है आपका? एम आई. आई होप ये तीनों चीज तो समझ में आ गई होंगी. बेसिक है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा. नाउ द नेक्स्ट वन, अगर हमें यहाँ पे एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी किसी भी ट्राइंगल, जो आपको मालूम है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है. तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है. तो सबसे पहले हम इस आई एंगल के बारे में सोचेंगे. आई इज द इंसिडेंस एंगल. समझ में आ रहा है? तो इंसिडेंस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि किसका एक्सटीरियर एंगल है. तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, दिस वन. ओके, दिखाई दे रहा है? मैंने जहां पे पेन मूव कर रहा हूं इस ट्राइंगल को आपको देखना है. नाउ आई इज द इंसिडेंस एंगल विच इज द
एक्सटीरियर एंगल ऑल्सो, और इस एंगल का जो सम होगा या फिर इस एंगल की जो वैल्यू होगी ये इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगी। तो अगर मैं आई की बात करूं तो इट विल बी इक्वल टू एंगल एन ओ एम प्लस एंगल एन सी एम। ये समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं एंगल आर की बात करता हूँ, रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करता हूँ, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इस रिफ्लेक्टेड एंगल को ध्यान से, इस रिफ्लेक्टेड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्रायंगल को देखेंगे एक बार। देखना मैं मार्कर जहाँ पे मूव कर रहा हूँ, दिस वन, ओके, ट्रायंगल एन सी आई को। तो ट्रायंगल एन सी आई के अकॉर्डिंग अगर एक्सटीरियर एंगल की बात किया तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर एंगल। अब आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एक्सटीरियर एंगल क्या है आपके पास? एंगल एन सी एम, एंगल एन सी एम माइनस इंटीरियर एंगल कितना है आपके पास? दूसरा वाला एंगल एन आई एम, एंगल एन आई एम। ये समझ में आ गया? ओके, इसको भी आप जैसे सपोज करो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, ओके, दिस विल बी 4, इट विल बी 5। नाउ अब हमें इन सारे इक्वेशंस को यूज करना है, हमें आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ दीज रेशियोज। हमें एक चीज ऑलरेडी मालूम है कि जब हम टेन थीटा या साइन थीटा की बात करते हैं then the value of tan theta is approximate equal to theta, or you can say the value of sin theta is also approximate equal to theta when the angle value is very less। जब एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है तो उस केस में tan थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट थीटा के इक्वल होती है और sin थीटा की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट थीटा के इक्वल ही होती है। तो यहाँ पे अगर हम tan NCM की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए और हमें मालूम है कि ये एंगल बहुत कम है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी अप्रॉक्सीमेट एंगल एन ओ एम के इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट एंगल एन सी एम के इक्वल होगी। ओके, सिमिलरली ये भी एंगल कम है तो इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट एंगल एन आई एम के इक्वल होगी। ओके, अब आपके पास तीनों एंगल की वैल्यू आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ रेशो। हमें इन तीनों एंगल को यहाँ पे पुट करना है। ओके, सो इट विल बी I इक्वल टू एंगल एन ओ एम, एन ओ एम देखो कहाँ पर है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, इट विल बी इक्वल टू एम एन अपॉन ओ एम। नाउ प्लस एंगल एन सी एम, एन सी एम देखो कहाँ पर है, ये रहा एन सी एम, इट विल बी इक्वल टू एम एन अपॉन एम सी प्लस एम एन अपॉन एम सी। अब आर के पास आ जाओ, एंगल आर इक्वल टू एन सी एम आपका ये रहा, दिस इज एम एन अपॉन एम सी, एम एन अपॉन एम सी माइनस एंगल एन आई एम ये रहा आपका, दिस इज एम एन अपॉन एम आई। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको ना? ना अब हमें यहाँ पे आई और आर की वैल्यू फॉर्म मतलब फाइंड आउट हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। अब हमें करना क्या है, इस आई को लिखना है इन टर्म्स ऑफ यू, इन टर्म्स ऑफ वी, इन टर्म्स ऑफ आर। यू वी आर की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप तो ये देखो कि यार जो ओ एम है, दिस इज ओ एम, ये क्या है बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। एम सी क्या है? एम सी इज द रेडियस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। एम आई क्या है? एम आई इज द इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। ओके, तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों को रिप्लेस करना है। उससे पहले अगर हमें स्नेल्स लॉ के बारे में, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अगर हमें मालूम है तो दिस विल बी इक्वल्स टू n1 साइन i1 इक्वल्स टू n2 साइन r। ओके, दिस इज नॉट i1, दिस इज n1 साइन i इक्वल्स टू n2 साइन r। ओके, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि अगर इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल्स की वैल्यू बहुत कम होती है तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा और टेन ऑफ थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हमें आई साइन आई नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली क्या लूंगा? n1 इंटू आई इक्वल टू n2 इंटू आर, क्योंकि आई और आर की वैल्यू तो बहुत कम है तो मैं साइन थीटा को या फिर साइन आई को आई से रिप्लेस कर सकता हूँ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे आई और आर की वैल्यू हमें यहाँ से उठा के इस पे पुट करनी है। सो ये क्या हो जाएगा? n1 एम एन अपॉन ओ एम प्लस एम एन अपॉन एम सी इक्वल्स टू
N2 R की वैल्यू क्या है mn अपॉन mc माइनस mn अपॉन mi। कुछ कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर्स पूरा कॉमन है, mn 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 mn, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हट जाएगा, बचेगा क्या n1 ब्रैकेट में 1 अपॉन OM की वैल्यू क्या आती है आपकी u प्लस MC, MC में क्या है आपके पास 1 अपॉन R इक्वल्स टू N2 1 अपॉन MC की वैल्यू क्या है दैट इज R माइनस 1 अपॉन MI की वैल्यू क्या है दैट इज V। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ये वाली वैल्यू आएगी। ये आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है इस वैल्यू को। ओके नाउ ये वाला जो डेरिवेशन पार्ट है, ये डेरिवेशन पार्ट आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 325 पे मिल जाएगा आपको। ओके पेज नंबर 324 एंड 25 इस पेज पे मिल जाएगा आपको। तो इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। ओके और इस रिजल्ट को भी, फाइनल रिजल्ट को भी लर्न कर लेना ना। अगर हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो साइन कन्वेंशन हमें अच्छी तरीके से ऑलरेडी मालूम है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन आपको u v की साइंस असाइन करनी पड़ती है। अब u तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो u की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो आफ्टर अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन इट विल बी n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना दिस रिजल्ट इज बिफोर साइन कन्वेंशन और ये जो रिजल्ट है ये साइन कन्वेंशन के बाद का है। ओके यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट। नाउ एक और चीज, यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया है ओके बाय यूजिंग द सच लाइन और यूजिंग द सच कर्व, बट अगर यही फॉर्मूला आपके पास इस तरीके से कर्व का भी होता और आपसे बोला जाता नहीं अब आपके पास कर्व इस तरीके से, ये n1 मीडियम है ये n2 मीडियम है, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट आ जाएगा? नहीं, फॉर्मूला सेम निकलेगा। ओके फॉर्मूले सेम निकलेंगे, इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग फॉर्मूले फाइंड आउट नहीं करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है। ओके नाउ द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। बेसिकली दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। इस वाले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि लेंस का जो फॉर्मूला था जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखा है दैट इज 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इसको हम डिराइव कैसे करेंगे वो इस पार्ट में आएगा। अगेन द सेम थिंग, हम जो भी फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके इस फॉर्मूले को डिराइव करूँगा, इट डजेंट मीन कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये सारे लेंसेज के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि डेरिवेशन प्रोसेस सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल कंसीडर, वी विल टेक अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने इस ओ लोकेशन पे लिया, हमने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ की यहाँ पे, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर फाइनली रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज बनाएगी जिसकी लोकेशन को मैंने यहाँ पे आई से डिनोट किया हुआ है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे इसकी जैसे दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, पहले मैंने फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जिसको ABC से मैंने डिनोट किया उस स्फेरिकल सरफेस को लिया और इस स्फेरिकल सरफेस में क्या रिफ्रैक्शन होगा पहले उसको देखा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इंसिडेंट रे इस तरीके से जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ओके यहाँ पे जाने के बाद ये बेंड होगी, कैसे बेंड होगी अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में थोड़ी देर पहले पढ़ा। यहाँ पे बेंड हो जाएगी, बेंड होने के बाद यहाँ पे इमेज बनाएगी दैट इज I1, बट दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, इसलिए मैंने इसको I ना लिख के I1 लिखा है। फाइनल इमेज क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो एक और कर्व सरफेस है जो कि ये है। तो अब क्या होगा, ये जो फाइनल ये जो I1 इमेज है, ये I1 इमेज इस स्फेरिकल सरफेस के लिए, ध्यान से देखना, ये I1 इमेज इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ओके यानी अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे I पे। ओके आई होप डायग्राम समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस V से। जो इमेज एक दूसरी बन रही है ये फाइनल इमेज नहीं है, इसलिए इसको मैंने V1 से डिनोट किया है, इसकी डिस्टेंस को। जो फाइनल इमेज है उसकी डिस्टेंस को मैंने V से यहाँ डिनोट किया हुआ है। ओके अभी हमने थोड़ी देर पहले लेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, ओके दैट इज 1 अपॉन या फिर n1 अपॉन n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ओके ये फॉर्मूला भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसी को यूज करना है हमें, सेम फॉर्मूला बट दो बार यूज करेंगे। दो बार क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे इस सरफेस पे हो रहा है, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे इस सरफेस पे हो रहा है, तो दोनों को यूज करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस वाली सरफेस के लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा n2 अपॉन, अब v क्या है यहाँ पे V1, तो n2 अपॉन V1
माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ओके, अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो इस कर्व सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको मैं R1 से डिनोट करूंगा और दूसरे वाले को R2 से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पे ये R2 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका R1 वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1, N2 माइनस N1 अपॉन R1 या R2, दिस इज योर R2। ओके, क्योंकि हमने उस वाले कर्व को यानी R2 को यूज किया हुआ है। सिमिलरली दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, आपको क्या करना है, इस वाले के लिए भी यूज करना है इक्वेशन। नाउ अगेन, अब यहां पे ध्यान रखना, इस वाले केस में N1 इंसिडेंस मीडियम था और N2 फाइनल या रिफ्लेक्टेड मीडियम था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि N1 से लाइट एंटर होकर N2 में जा रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ लाइट रे कुछ इस तरीके से है, यानी N1 को आप इंसिडेंट या फिर इनकमिंग पार्ट में लेंगे और N2 को आउटगोइंग पार्ट में लेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, N2 आपका इनकमिंग में है और N1 आउटगोइंग में है, यानी रे इधर से इधर आ रही है। ओके, बस यहाँ पे ही कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हमें N2 जो कि आउटगोइंग वाला पार्ट था उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका N1। क्लियर? अब N2 N1 है, तो यहाँ पे N2 के साथ हम क्या लेते हैं, इमेज की लोकेशन। इमेज की लोकेशन किससे डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, V से, तो इट विल बी N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन, अब ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन का मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस V1 से, तो इट विल बी V1। ओके, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे N2 माइनस N1 था, बट अब इस वाले केस में आप उधर से इधर आ रहे हैं, तो इट विल बी N1 माइनस N2 अपॉन, अच्छा R1 होगा कि R2 होगा, यहाँ पे हमने R2 यूज किया था, बट यहाँ पे ये R1 है, सो इट विल बी R1। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब होता क्या है, जनरली जब हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं या फिर कॉनकेव लेंस भी लेते हैं, तो यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। ओके, अलग अलग नहीं रहेगी कि R1 अलग जा रहा है R2 अलग जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम R1 R2 को एक जैसे रखने वाले हैं। सो वो बाद में कर लेंगे, पहले अब इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं। वी हैव टू एड इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास N2 अपॉन V1 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कट हो जाएगा, बचेगा कि आपके पास N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे N2 माइनस N1 है, यहाँ पे N1 माइनस N2 है। अब हम करना क्या चाहते हैं कि दोनों में से N2 माइनस N1 कॉमन लेना चाहते हो, तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ से इस वाले पार्ट में को इस तरीके से लिख देना, N2 माइनस N1 अपॉन R1 और माइनस साइन बाहर निकाल देना, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1, ये आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ इट विल बी N1, न्यूमरेटर वाले पार्ट से कॉमन ले लो, तो ये बचेगा आपके पास N1 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ओके, अब इस N1 को हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर यहाँ से डिनोमिनेटर में इसके शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन N1। ओके, यहाँ तक फिर इसको आप और भी सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी N2 अपॉन N1 माइनस 1, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना क्या है, इसको कोई सा भी इक्वेशन नंबर लिख दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2, दिस इज द 3। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे मूव करते हैं, इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं मैं। ना बच्चों, अगर हम फोकस की डेफिनेशन की बात करें तो हमें मालूम है कि जब भी कोई भी रे किसी भी लेंस पे इनफाइनाइट से आ रही होती है तो वो कहाँ पे मीट करती है रिफ्रैक्ट होने के बाद, फोकस पे, मालूम है ना। यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इनफाइनाइट ले लूं तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, f। यानी अगर हम u की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लें तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, f हो जाएगी। समझ में आ गया। यानी अगर मैं यहाँ पे u की वैल्यू को इनफाइनाइट ले रहा हूँ, सो सपोज करो 1 अपॉन इनफाइनाइट, इट विल बी 0, सो इट विल बी 0, सो 1 अपॉन v, दिस विल बी f माइनस 0 इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन N1, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो ये तो क्या हो जाएगा 0, ये तो हट गया, बचेगा क्या सिर्फ 1 अपॉन f। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
दोनों इक्वेशन को देखते हैं। दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल है, ओके, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल है, इट मींस ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों इस पे, n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1 अपॉन r2 माइनस r1, और यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो ये दोनों तो इक्वल है ना, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा। तो 1 अपॉन f किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके। अगेन द सेम थिंग, ये फॉर्मूला सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है बल्कि कॉनकेव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो यू हैव टू यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला। इस तरीके से इंटरमीडिएट स्टेप्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन बोला जाएगा तो हमें पूरा डिराइव करना है, लेकिन कोई न्यूमेरिकल आता है कॉन्वेक्स लेंस बेस तो हमें डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। नाउ कम टू द ट्रेसिंग ऑफ रेज, ओके। सपोज करो आपके पास कोई सा भी लेंस है, मैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ समझा रहा हूँ, बट इट डजंट मीन कि हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के साथ ही होगा, ये कॉनकेव के साथ भी हो सकता है। कोई भी रे अगर कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल हो रही है तो ये यहाँ से फोकस से पास होगी, जनरल रूल मालूम ही है, ओके। सेकेंड, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है कॉन्वेक्स लेंस के तो ये बिना बेंड हुए बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। थर्ड वन, अगर कोई भी रे इस फोकस से पास होते हुए कॉन्वेक्स लेंस पे मीट कर रही है तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगी। तो ये बेसिक 3 रूल्स हैं जो कि हमें इमेज की लोकेशन को ट्रेस करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो दिस वाज द ट्रेसिंग ऑफ रेज। नाउ अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन होता है क्या है, अगर कोई भी लेंस से आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेस कर रहे हैं तो वो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितने टाइम से, दैट इज द मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन जिसको हम m से डिनोट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला v अपॉन u, ओके। अगर आपके पास क्वेश्चन में इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है तो आप hi अपॉन h नोट से फॉर्मूले से आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे। अगर इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है तो v और u यूज करके आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टाइप की क्वांटिटी है, इनके यूनिट सेम रहेंगे तो यूनिट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस विल बी द यूनिटलेस क्वांटिटी। द नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। अच्छा बच्चों, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये पेज नंबर 327 और 328 पे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर ऑफ लेंस। अच्छा, पावर ऑफ लेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। कोई भी लेंस जब उसके ऊपर लाइट रे फॉल होती है तो वो लाइट रेस को या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो किसी भी लेंस की अगर हम पावर की बात करें तो पावर बेसिकली ये डिसाइड करती है कि वो इंसिडेंट रे को कितना कन्वर्ज कर रहा है या फिर कितना डाइवर्ज कर रहा है। अगर लेंस की पावर ज़्यादा है तो वो रेस को ज़्यादा डाइवर्ज करेगा या ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। अगर लेंस की पावर कम है तो वो कम कन्वर्ज या कम डाइवर्ज करेगा। बेसिकली पावर कन्वर्जिंग की और डाइवर्जिंग, कितनी कन्वर्ज हो रही है और कितनी डाइवर्ज हो रही है, इसको डिफाइन करता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ओके। डेफिनेशन को देखने के लिए अगेन विल टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है और उस कॉन्वेक्स लेंस पे कोई लाइट रे फॉल हो रही है और वो लाइट रे इस तरीके से फॉल हो रही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और जब वो कॉन्वेक्स लेंस पे मीट कर रही है तो ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस वन, सपोज करो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये डिस्टेंस जो है इट विल बी 1 यूनिट। कितनी है, ये 1 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट डिस्टेंस पे ये पैरेलल लाइट रे इस कॉन्वेक्स लेंस के इस पॉइंट पे मीट करेगी तो ये क्या होगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी। और तुम्हें मालूम है कि कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस पे जाके मीट करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। सो इट विल बी द फोकस और दिस विल बी द फोकल लेंथ, ओके। ये समझ में आ गया ना। सपोज करो दिस एंगल इज डेल्टा, ओके, एंड दिस इज m एंड दिस इज n एंड दिस इज f। ना अब हमें क्या करना है, tan ऑफ डेल्टा फाइंड आउट करना है। अब आते हैं अपन पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन के ऊपर। अगर कोई भी लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ओके, और वो इस लेंस को 1 यूनिट पे हिट करती है तो ये क्या हो जाएगी, फोकस से पास होते निकल जाएगी। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इस एंगल का tan, यानी tan ऑफ डेल इज इक्वल टू द पावर ऑफ लेंस। दिस इज द पावर ऑफ लेंस, ओके। सो इट विल बी व्हाट, दिस इज द पावर ऑफ लेंस।
यानी हमें करना क्या है, एक लाइट रे को लेना है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यहाँ पे मीट करके इस फोकस से पास होगी, तो यहाँ पे हमें इस एंगल का tan फाइंड आउट करना है। ये जो होगा इस एंगल का जो tan होगा दैट विल बी द पावर। अब tan निकालते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 1 यूनिट था, सो इट विल बी 1, बेस क्या है f, यानी पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन f। इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस दैट इज द डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, ओके और इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस दैट इज पर मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगी पर मीटर। अगर आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है देन हमें करना क्या पड़ेगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 100 अपॉन f। बट कब, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है। ओके बच्चों, ये वाला टॉपिक आपको पेज नंबर 328 पे मिलेगा। ओके इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इन फॉर्मूले को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। ओके